Yeah, so law of diminishing marginal product and law of variable proportions. So लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट क्या बोलता है? एडिंग मोर ऑफ अ वेरिएबल इनपुट टू अ फिक्स्ड इनपुट्स इवेंचुअली डिक्रीजेस मार्जिनल प्रोडक्ट. इनपुट जो है ना, सपोज लेबर और कैपिटल वाला, सो उसमें मतलब सपोज अगर लेबर वाला हमने फिक्स रखा था ना, तो उसमें हम वेरिएबल इनपुट को ऐड करेंगे, तो वो कहता है वो इवेंचुअली दैट विल डिक्रीज द मार्जिनल प्रोडक्ट. नाम में ही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट. फिक्स्ड इनपुट्स में वेरिएबल इनपुट का एडिशन करेंगे, मार्जिनल प्रोडक्ट घट जाएगा. सिंपल. ओके, देखो ये वाला फिक्स्ड इनपुट में ऐड करेंगे मोर ऑफ अ वेरिएबल इनपुट दैट वुड डिक्रीज मार्जिनल प्रोडक्ट. नाउ वी हैव लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस. ठीक है, शॉर्ट रन में देखा था कि वेरिंग अ सिंगल इनपुट रिजल्ट्स इन 3 स्टेजेस, इंक्रीज डिमिनिशिंग नेगेटिव वाला. इसमें देखा था ना शॉर्ट रन में कि किसी एक इनपुट को फिक्स रखेंगे और देखेंगे कि दूसरा वाला जो इनपुट है वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है आउटपुट को. सो उसमें फिर 3 स्टेजेस आएंगे उसमें लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में. या तो बढ़ जाएगा आउटपुट, हो सकता है कैपिटल कांस्टेंट रखने से लेबर ज़्यादा मतलब बढ़ जाए आउटपुट, या फिर घट जाए, या फिर नेगेटिव रिटर्न्स ही हो जाए. ठीक है, तो वैसे वाला है ये वाला शॉर्ट रन वाला 3 स्टेजेस डिमिनिशिंग नेगेटिव. या नाउ वी हैव रिटर्न्स टू स्केल. बोलता है डेफिनेशन क्या है? लॉन्ग रन रिलेशनशिप बिटवीन प्रोपोर्शनल इनपुट इंक्रीज एंड आउटपुट चेंज. लॉन्ग रन रिलेशनशिप बोलता है इस मतलब लॉन्ग रन रिलेशनशिप है. लॉन्ग रन रिलेशनशिप मतलब क्या? ये वाला देखा था ना, सारे इनपुट जो है कैपिटल हो गया, लेबर हो गया, जितने भी इनपुट्स है, ठीक है, सबको वेरिएबल रखना है. और फिर फर्म्स को मतलब अगर जो भी इनपुट्स है उसको वेरिएबल रखेंगे तो दैट विल इवेंचुअली अलाउ द फर्म्स ना कि वो प्रोडक्शन को स्केल करें. ठीक है, सो दैट इज वेयर दिस वन अराइव्स. बोलता है लॉन्ग रन रिलेशनशिप बिटवीन प्रोपोर्शनल इनपुट इंक्रीज एंड आउटपुट चेंज. प्रोपोर्शनल इनपुट जो है इनपुट उसमें इंक्रीज और आउटपुट में कितना चेंज आएगा उसका लॉन्ग रन में रिलेशनशिप ये स्केल वर्क दिखता है. ओके, नाउ वी हैव टाइप्स. सो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, दैट मीन्स इसमें नाम में इंक्रीजिंग है. बोलता है आउटपुट बढ़ जाएगा इनपुट से, तो मतलब कि स्केल रिटर्न टू स्केल में लॉन्ग रन में क्या था, इनपुट जो है सिंपल बताता है इनपुट वेरिएबल होगा. ठीक है, मतलब आप लेबर कैपिटल को बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, जो भी करना है, दैट इज़ द चॉइस ऑफ दैट फर्म. ठीक है, जिससे क्या होगा कि फर्म को स्केल अप करने का मौका मिलेगा. सो अगर सपोज इनपुट जो है मतलब आउटपुट इनपुट से अगर बढ़ गया, दैट इज़ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. अगर आउटपुट और इनपुट प्रोपोर्शनली मतलब वही रहा, जैसे कि आउटपुट जो है राइज हो जाता है इनपुट से प्रोपोर्शनली, तो कांस्टेंट रिटर्न होगा, ज़्यादा नहीं होता है. ठीक है, और डिक्रीजिंग में क्या है कि आउटपुट राइजेस लेस देन इनपुट्स. मतलब कि सब में आउटपुट तो राइज हो ही रहा है, लेकिन जब इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू सेल होगा इनपुट से बहुत ज़्यादा आउटपुट राइज हो जाएगा. कांस्टेंट में बहुत ज़्यादा नहीं होगा, प्रोपोर्शनल रेट होगा. और डिक्रीजिंग में इनपुट से कम राइज होगा आउटपुट. समझ में आया? सारे में आउटपुट और राइज हो ही रहा है. ऑब्वियसली वेरिएबल रखेंगे हम लोग इनपुट्स, तो उसमें आउटपुट्स में कुछ तो मतलब स्केल अप होगा ही, लेकिन अब वो डिपेंड करता है कि इनपुट से अगर बढ़ गया है बहुत ज़्यादा तो दैट इज़ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल. सॉरी, या सो दैट इज़ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल. सॉरी, दैट इज़ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है, दैट इज़ प्रोपोर्शनली कांस्टेंट वाला सीन हो गया. ठीक है,
डिक्रीजिंग है मतलब इनपुट से ज़्यादा बढ़ा ही नहीं आउटपुट, दैट इज डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। सिंपल, ज़्यादा नहीं जाना इसमें, ठीक है। कॉस्ट इन प्रोडक्शन, वेट लेट मी हाईलाइट दिस। आउटपुट तो राइज हो ही रहा है, मोर देन होता है ये वाला प्रोपोर्शनल द कॉस्ट लेस देन इनपुट्स होता है डिक्रीजिंग। ओके डन। सो कॉस्ट इन प्रोडक्शन, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कॉस्ट। शॉर्ट रन कॉस्ट क्या बोलता है, सॉरी, comprise both variable and fixed cost with limited flexibility due to fixed capital। बोलता है कैपिटल जो है ना उसको हमने फिक्स रखा है। शॉर्ट रन में तो वही होता है ना, फिक्स्ड ही रखते हैं कैपिटल, ऊपर देखा ना हमने, ठीक है। उससे कॉस्ट में कंप्राइज बोथ वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट, क्योंकि कैपिटल को फिक्स रखा है, उसमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं लाई है, तो उसमें क्या होगा, वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट दोनों आ जाएगा शॉर्ट रन कॉस्ट में। लॉन्ग रन में क्या होगा, सारे कॉस्ट वेरिएबल है, जिसके लिए वो अलाउ करता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल को, विच रिड्यूस पर यूनिट कॉस्ट एट प्रोडक्शन ग्रोस। मतलब कि कॉस्ट को वेरिएबल रखा, कॉस्ट वेरिएबल है, जिससे क्या होता है, स्केल इकोनॉमीज ऑफ स्केल को अलाउ करता है स्केल अप होने के लिए, जिससे क्या होता है, पर यूनिट कॉस्ट जो होता है ना वो घट जाता है। जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ेगा, सो पर यूनिट कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। अच्छा है ना, पर यूनिट घट रहा है क्योंकि प्रोडक्शन ग्रो कर रहा है, पर यूनिट इतना ज़्यादा कॉस्ट नहीं करेगा जब कॉस्ट को वेरिएबल रख रहा है, दैट इज़ इन लॉन्ग रन कॉस्ट वाला, ठीक है। नाउ वी हैव इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। डेफिनेशन क्या बोलता है, डेफिनेशन स्टेट्स दैट ICOR measures the additional capital required to produce an additional unit of output reflecting capital efficiency। मतलब कि सिंपल भाषा में क्या है पता है इसका, सपोज मेरे को ना सपोज मेरे पास 5 लेबर है, ठीक है, और प्रोडक्शन हो रहा है 10 यूनिट का। अभी बोलता है कि मेरे को अगर 11 यूनिट अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है, ठीक है, मेरे को आउटपुट 11 यूनिट करना है, तो मेरे को कितना कैपिटल रिक्वायर्ड होगा, ये कैपिटल मान लो यार, तो कितना एडिशनल कैपिटल मुझे लगेगा ये 1 यूनिट बढ़ाने में। समझ में आया? देखो 5 कैपिटल था, मतलब कि 500 रुपये रख लो यार, ठीक है, 500 रुपीज़ था, उसमें मेरे 10 यूनिट का आउटपुट निकल रहा था। अब मुझे 11 यूनिट का आउटपुट चाहिए, तो मुझे अपने इस कैपिटल में कितना एडिशनल कैपिटल रिक्वायर होगा जिससे मेरा यूनिट 11 यूनिट हो जाएगा, मतलब मेरा आउटपुट में एडिशनल इंक्रीज़ होगा। दैट इज़ ICOR। समझ में आया? बहुत इजी तरीके से बताया है, आ जाना चाहिए समझ में, ठीक है। सो ये सब तो भी ठीक ही है, ये देखो चेंज वाला ये मैंने बताया ना वही से, जैसे कि अभी ये वाला मेन है, ये यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अ लोअर ICOR इंडिकेट्स हायर एफिशिएंसी मीनिंग लेस कैपिटल इज नीडेड फॉर ग्रोथ। मतलब कि जैसे मैंने बताया वैसे 500 में मेरे 10 यूनिट बन रहे थे, ठीक है। अभी उसमें क्या है, 11 यूनिट के लिए मेरे को सपोज़ 501 501 रुपीज़ ही लगे, तो इसका जब ICOR निकलेंगे, मतलब कि कैपिटल में कितना चेंज आया, 1 रुपीज़ का चेंज आया, और आउटपुट में भी 1 यूनिट का चेंज आ गया, मतलब ये लोअर है, मतलब ज़्यादा कुछ हमने इतना ज़्यादा कैपिटल नहीं लगाया है 1 यूनिट प्रोडक्शन के लिए, तो इसलिए लोअर ICOR क्या इंडिकेट करता है कि एफिशिएंसी हमारी अच्छी है, मतलब कम कैपिटल में, बहुत ज़्यादा कैपिटल में ना बढ़ाते हुए भी हमने प्रोडक्शन का यूनिट 1 यूनिट से बढ़ा दिया। सो अगर लोअर ICOR होगा तो वो इंडिकेट करेगा कि एफिशिएंसी अच्छी है, मतलब बहुत ही कम कैपिटल चाहिए ग्रोथ के लिए, ठीक है। इंडिया में क्या होता है, 500 रुपीज़ 10 यूनिट, ठीक है। अब मेरे को सपोज़ 11 यूनिट करना है। इंडिया में क्या होता है पता है, इंडिया में ICOR बहुत हायर है, मतलब कि मेरे को सिर्फ 1 यूनिट बढ़ाने के लिए मुझे बहुत सारा कैपिटल लगता है। सपोज़ 550 पैसा लग गया, मतलब 50 रुपये मेरे को लगे 1 यूनिट बढ़ाने के लिए, 10 से 11 करने के लिए मुझे 50 यूनिट लगे,
और पहले वाले केस में मुझे सिर्फ 501 मैंने सिर्फ 1 रुपये बढ़ाया तो मेरा 1 यूनिट आउटपुट बढ़ गया। तो ये बेटर है या ये बेटर है? कम बहुत ज़्यादा कैपिटल ना खर्चा करते हुए भी हमें अच्छा आउटपुट मिल रहा है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है तब जाके इंक्रीज़ हो रहा है। सो इंडिया में सीन ही ये है, हमारा जो ICOR है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब कैपिटल बहुत, मतलब ग्रोथ तो कर रहे हैं लेकिन उसके लिए हम कैपिटल बहुत रिक्वायर्ड है। ठीक है, चाइना में लोअर है इसलिए वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स हाई हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कैपिटल एलोकेशन उनका एफिशिएंट है, इस वजह से मतलब उनको पता है, मतलब उनके पास वैसे भी टेक्नोलॉजी वगैरह भी है। सो दैट इज़ ऑल्सो केस। ओके, USA में तो मॉडरेट है, ये सब ठीक है। अभी दूसरा देखते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट एंड ICOR अक्रॉस इकोनॉमिक सेक्टर्स। सो एग्रीकल्चर में बोलता है कि ICOR मतलब कि इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग, क्या हो गया, वेट, डिटरमाइनिंग क्या हो गया इसको, ICOR helps in determining optimal capital investment in technology to boost productivity. ICOR जब अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो उसमें ICOR हमें कैसे हेल्प करता है? ICOR शोज़ कि हमें टेक्नोलॉजी में कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिटरमाइन करना है, प्रोडक्टिविटी बूस्ट करने के लिए वी नीड टू इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी। ठीक है, एग्रीकल्चर की बात करें तो, मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो हाई मार्जिनल प्रोडक्ट एंड लो ICOR अलाउज फर्म टू स्केल इफेक्टिवली पर्टिकुलरली इन कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स। मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की अगर बात करें तो जिसमें कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स है ना, ठीक है, तो वो दिखाता है कि उनका मार्जिनल प्रोडक्ट भी हाई है और लो ICOR है, मतलब कि वो इफेक्टिवली स्केल कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग में। क्या अगर पर्टिकुलरली इसकी बात करें कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स की। ठीक है, देन वी हैव सर्विस सेक्टर्स। सर्विस सेक्टर में बोलते हैं एफिशिएंसी गेन्स फ्रॉम टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी अफेक्टिंग ICOR पॉजिटिवली। टेक्नोलॉजी से गेन्स जो होगा वो हमारा एफिशिएंसी बढ़ाएगा, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, जिसकी वजह से हमारा ICOR पॉजिटिवली अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक है। नाउ वी हैव थियरी ऑफ फर्म। थियरी ऑफ फर्म डिस्क्राइब्स हाउ बिजनेसेस डिसाइड ऑन प्रोडक्शन लेवल्स एंड प्राइसिंग टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। मतलब कि बिजनेस कैसे सोचते हैं उनके प्रोडक्शन लेवल और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे। फर्म्स का यही होता है कि उनको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन चाहिए, मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू जब इक्वल हो जाएगा, मतलब उनको वहाँ तक प्रोड्यूस करना है जब मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू उनका इक्वल हो जाएगा, जिसमें ये सब कॉस्ट स्ट्रक्चर्स, प्रोडक्शन फंक्शंस, रेवेन्यू एनालिसिस, ये सब कुछ इसमें कंसिडर्ड होता है। ये एक्सप्लेन करता है हाउ इंडिविजुअल फर्म सप्लाई कर्व्स आर डेराइव्ड एंड हाउ फर्म्स रिएक्ट टू चेंज इन मार्केट प्राइसेस। एक सिंपल थियरी है। ठीक है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है वो है परफेक्ट कॉम्पिटिशन। क्या है? मैनी बायर्स एंड सेलर्स, नो सिंगल पार्टिसिपेंट कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस। मतलब कि बायर्स भी बहुत सारे, सेलर्स भी बहुत सारे, मतलब कि कोई भी सिंगल पार्टिसिपेंट से मार्केट प्राइस का इन्फ्लुएंस नहीं होगा। ठीक है, देन वी हैव होमोजीनियस प्रोडक्ट्स, मतलब कि गुड्स आर आइडेंटिकल अक्रॉस सेलर्स, सो कंज्यूमर्स आर इनडिफरेंट बिटवीन फर्म्स। मतलब कि प्रोडक्ट्स तो जैसे सपोज अगर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ठीक है, तो सपोज मार्केट में ये 2 ही प्रोडक्ट है, सो मतलब प्रोडक्ट तो 2 ही है ना, ठीक है, कंज्यूमर्स अलग अलग है लेकिन प्रोडक्ट तो वही है, सो होमोजेनियस प्रोडक्ट। मतलब वो बता रहा है कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट किस किस से कैरेक्टराइज होता है। एक तो बहुत सारे बायर्स होते हैं और सेलर्स, ठीक है, प्रोडक्ट्स होमोजीनियस होता है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट, मतलब कि फर्म्स के ऊपर है, वो मार्केट में आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं, जिससे लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम मेंटेन हो। ठीक है, परफेक्ट इन्फॉर्मेशन, सारे पार्टिसिपेंट्स आर फुल्ली इन्फॉर्म्ड अबाउट प्राइसेस एंड प्रोडक्ट क्वालिटी। सबको पता ही होता है कि इतने का मिलता है, इतने का मिलता है, सो ये प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस को उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कि इतने अदर टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जैसे कि
अदर मार्केट स्ट्रक्चर्स कॉन्ट्रास्ट विद परफेक्ट कॉम्पिटिशन, जैसे कि मोनोपोली। परफेक्ट में मोनोपोली हो गया मतलब कि एक सिंगल सेलर है जिसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, मार्केट में सिर्फ एक ही दुकान है, एक ही सेलर है, कोई और है ही नहीं, तो उसका मोनोपोली हो जाएगा। तो वो क्या करेगा, वो अपने हिसाब से प्राइस इन्फ्लुएंस करेगा, क्वांटिटी करेगा। लेकिन ऊपर क्या था, जब बहुत सारे बायर्स हो, ठीक है, फ्री एंट्री एग्जिट हो, परफेक्ट इन्फॉर्मेशन हो, होमोजेनियस प्रोडक्ट हो, मतलब कि मार्केट प्राइस जो है वो एक सिंगल पार्टिसिपेंट इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर मोनोपोली हो गया किसी का तो वो ही सेलर है, तो वही डिसाइड करेगा, क्योंकि हम तो उसी के पास, सपोज इंडिया में एक ही सेलर है या फिर गुजरात में एक ही सेलर है, ठीक है, कोई भी स्टेट में एक ही सेलर है, तो हम सब उसी दुकान पे जाएंगे अपना प्रोडक्ट्स लेने, तो फिर वही एक सेलर है, हमारे पास कोई सब्सटीट्यूट है ही नहीं, तो वो जैसा प्राइस बोलेगा हमें उतना देना ही पड़ेगा, बिकॉज वी आर इन अ नीड फॉर प्रोडक्ट्स। तो ये हो गया मोनोपोली। अभी ऑलिगोपोली क्या हो गया कि अ फ्यू लार्ज फर्म्स डोमिनेट लीडिंग टू इंटरडिपेंडेंट प्राइसिंग एंड पोटेंशियल कॉल्यूशन, ठीक है। बोलता है कि ऑलिगोपोली में कुछ लार्ज फर्म्स डोमिनेट करते हैं, तो जैसे तो तीन फर्म्स है, अगर सपोज ए बी सी, अगर ए वाले फर्म ने अपना प्राइस बढ़ाया तो लोग क्या करेंगे, इसके वहाँ नहीं जाएंगे, बी और सी में जाएंगे, तो इसीलिए फिर इसको भी बी और सी की तरह ही अपना प्राइस मेंटेन रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई एक बढ़ा देगा तो क्या करेंगे, लोग उसके पास नहीं जाएंगे, ए और सी के पास जाएंगे। वैसे ही सपोज सी ने प्राइस बढ़ा दिया तो ए और बी के पास हम चले जाएंगे, तो इसीलिए ए बी और सी जो तीन फर्म्स है उनको अपना प्राइस उनका इंटरडिपेंडेंट है, बढ़ाएंगे तो सब बढ़ाएंगे, घटाएंगे तो सब घटाएंगे, वैसा वाला सीन है, वरना किसी को नुकसान हो जाएगा, ठीक है, जो मतलब जो इंडिपेंडेंटली चलेगा वो, ठीक है। देन वी हैव मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मैनी फर्म्स सेल डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स अलाउइंग देम टू सेट प्राइसेस टू सम एक्सटेंट, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन तो रहता ही है क्योंकि अलग अलग फर्म्स कुछ अलग अलग प्रोडक्ट्स बेचते हैं, तो कुछ हद तक दे कैन डिटरमाइन, ठीक है। तो हर एक जो स्ट्रक्चर है वो प्राइसिंग, आउटपुट और मार्केट एफिशिएंसी पे इन्फ्लुएंस डालता है, ओके। नाउ व्हाट इज मार्केट सप्लाई एंड सप्लाई कर्व? So market supply curve represents the total quantity of a good that all firms are willing to supply at various prices.